सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी की जयंती हर साल कार्तिक पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस बार यह तिथि 30 नवंबर यानी आज पड़ रही है। गुरु नानक की जयंती प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती है, क्योंकि नानक देव जी ने कुरीतियों और बुराइयों को दूर कर लोगों के लिए जीवन में नया प्रकाश भरने का कार्य किया। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर रखने के लिए अपने पारिवारिक जीवन और सुख का ध्यान न करते हुए दूर दूर तक यात्राएं की और लोगों के मन में बस चुकी कुरीतियों को दूर करने की दिशा में काम किया। सिख समुदाय के लोग दीपावली के 15 दिन बाद आने वाली कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाते हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी की जयंती के दिन को गुरु पर्व या प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सिख समुदाय के लोग वाहे गुरु जपते हुए सुबह सुबह प्रभात फेरी निकालते हैं। गुरुद्वारों में सुबह से ही धार्मिक अनुष्ठान का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो कि देर रात तक चलता है। इस दौरान लोग शबद कीर्तन करते हैं और रुमाला चढ़ाते हैं। शाम के वक्त लंगर का आयोजन करते हैं। गुरु पर्व के दिन सिख धर्म के लोग अपनी श्रद्धा अनुसार सेवा करते हैं और गुरु नानक जी के उपदेशों यानी गुरुवाणी का पाठ करते हैं। गुरु पर्व या प्रकाश पर्व गुरु नानक जी के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को राय भोई की तलवंडी नाम की जगह पर हुआ था, जो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत स्थित नानक का साहब में है। इस जगह का नाम ही गुरु नानक देव जी के नाम पर पड़ा है। यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध गुरुद्वारा ननकाना साहिब भी है, जो सिखों का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल माना जाता है। बता दें कि इस गुरुद्वारे को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। शेर पंजाब नाम से प्रसिद्ध सिख साम्राज्य के राजा महाराजा रणजीत सिंह ने ही गुरुद्वारा ननकाना साहिब का निर्माण करवाया था। आज इसी तरह धारावी साइन कोलीवाड़ा के गुरुद्वारे में देखने को मिला, जहां लोग पूरी तन्मयता के साथ अपने पर्व को मनाते दिखे। जय जयकार होत जग भीतर, शब्द गुरु रस जागै। तरन करावन हर अंतर जाकी, जन अपने शब्द गुरु रस जागै। प्रभु जी तेरी ओट गुसाई, तू समरथ शरण को दाता, आठ पैर तुम ध्याई राव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे काशी। उन्होंने वहां पर कहा 100 साल से पहले माता अन्नपूर्णा की जो मूर्ति काशी से चोरी हो गई थी वह फिर वापस आ गई है। हमारे देवी देवताओं के प्राचीन मूर्तियां हमारी आस्था के प्रतीक के साथ साथ हमारी अमूल्य विरासत है। लाखों द्वीपों से काशी के 84 घाटों का जगमग होना अद्भुत है। काशी की लहरों को यह प्रकाश और भी अलौकिक बना रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आज पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाती काशी महादेव के माथे पर विराजमान चंद्रमा की तरह चमक रही है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन की परिक्रमा अब जल्द ही साकार होगी। श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना को अगस्त 2021 तक पूर्ण कर देश में देवी व्यापन प्रतीक के रूप में जनमानस को समर्पित कर दिया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपकी जो लंबे समय से मांग थी वो पूरी हो गई। लेजर शो में अब भगवान बुद्ध के करुणा, दया और अहिंसा के संदेश साकार होंगे। ये संदेश आज और भी प्रासंगिक होते जाते हैं जब दुनिया हिंसा, अशांति और आतंक के खतरे देखकर चिंतित है। इस बार के पर्व इस बार दीपावली जैसी मनाई जाएगी। जैसे देश के लोगों ने लोकल प्रोडक्ट और लोकल गिफ्ट के साथ अपने अपने त्यौहार मनाए, वो वाकई प्रेरणादायी है। लेकिन ये सिर्फ त्यौहार के लिए नहीं, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मां गंगा के सन्निध में काशी प्रकाश का उत्सव मना रही है। भोलेनाथ के आशीर्वाद से मुझे भी गंगा में डुबकी लगाने का अवसर मिल रहा है। आज काशी विश्वनाथ मंदिर, गया, सारनाथ भी जाना है। यह अवसर मिलना आप काशीवासियों का विशेष स्नेह है। काशी के लिए जब विकास के काम शुरू हुए थे, विरोध करने वालों ने सिर्फ विरोध के लिए विरोध तब भी किया था जब काशी ने तय किया था कि बाबा
के दरबार तक विश्वनाथ कॉरिडोर बनेगा। विरोध करने वालों ने तब भी इसे लेकर काफ़ी कुछ कहा था, लेकिन आज बाबा की कृपा से काशी का गौरव पुनर्जीवित हो रहा है। सदियों पहले बाबा के दरबार का माँ गंगा तक जो सीधा संबंध था वह फिर से स्थापित हो रहा है। आज हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं, लेकिन समाज और व्यवस्था में रिफॉर्म्स के बहुत बड़े प्रतीक तो स्वयं गुरु नानक देव जी भी थे। हमने भी देखा था कि जब समाज राष्ट्रहित बदलाव होते हैं तो जाने अनजाने विरोध के स्वर जरूर उठते हैं, लेकिन उन सुधारों की सार्थकता सामने आने लगती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। यही सीख हमें गुरु नानक देव जी के जीवन से भी मिलती है। हमारे देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियाँ हमारी आस्था के प्रतीक हैं, हमारी अमूल्य विरासत भी है। ये बात सही है, इतना प्रयास अगर पहले किया गया होता तो ऐसी कितनी ही मूर्तियां देश को काफ़ी पहले वापस मिल जाती, लेकिन कुछ लोगों की सोच अलग रही। हमारे लिए विरासत का मतलब है देश की धरोहर, जबकि कुछ लोगों के लिए विरासत का मतलब होता है अपना परिवार और अपने परिवार का नाम। हमारे लिए विरासत का मतलब है हमारी संस्कृति, हमारी आस्था, हमारे मूल्य। उनके लिए विरासत का मतलब है अपनी प्रतिमाएं, अपने परिवार की तस्वीरें। कोरोना काल ने भले ही बहुत कुछ बदल दिया है, लेकिन काशी की ये ऊर्जा, काशी की ये भक्ति, ये शक्ति, उसको थोड़े कोई बदल सकता है। काशी के कोतवाल की जय, माता अन्नपूर्णा की जय। नमो बुद्धाय से पीएम मोदी ने राजघाट पर अपने संबोधन की शुरुआत की है और सभी को देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक देव की प्रकाश पर्व की बधाई दी। कि आज के इस पावन पर्व पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य आज हम सबको यहां प्राप्त हो रहा है। मैं सर्वप्रथम काशी किस धरती पर मेरी काशी के भावनात्मक संबोधन के माध्यम से प्रत्येक काशीवासी के प्रति अत्यंत भावनात्मक लगाव रखने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सब की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हर हर महादेव। काशी कोतवाल की जय, माता अन्नपूर्णा की जय, मां गंगा की जय। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। नमो बुद्धाय। सभी काशीवासियों को, सभी देशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की भी बहुत बहुत बधाई। अंटा फिल्म संगम नगर भारतीय जनता पार्टी के नगर सेविका कृष्णावेली रेड्डी के ऑफिस में अज्ञात लोगों ने लगाई आग। आग की खबर मिलते ही घटना स्थल पर नगर सेविका के साथ ही वडाला ट्रक टर्मिनल के पुलिस अधिकारी पहुंचे और जांच की शुरुआत की तो पता चला कि कुछ उपद्रवियों ने ऑफिस में आग लगाई। पुलिस कार्रवाई कर अपराधियों के पकड़ में लगी, जहां पर गुप्त सूचना के आधार पर 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की और आग लगने के कारणों की छानबीन कर रही है। फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर अपने राजनीतिक जीवन की दूसरी पारी शुरू करने वाली हैं। उर्मिला ने 2019 में कांग्रेस के टिकट पर मुंबई उत्तर लोकसभा से चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।
बाद में मुंबई कांग्रेस के कामकाज के तरीकों को लेकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। पहले चर्चा थी कि उर्मिला सोमवार को शिवसेना ज्वाइन करेंगी, लेकिन संजय राउत के ट्वीट्स करके साफ कर दिया कि वह मंगलवार को पार्टी में शामिल होंगी। हाल ही में शिवसेना ने विधान परिषद में मनोनयन के लिए राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से 12 नामों की सूची भेजी, जिसमें उर्मिला का नाम भी शामिल है। इसके बाद से ही उर्मिला के शिवसेना में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। आखिर शिवसेना क्यों उर्मिला मातोंडकर को लेकर आश्वासन है, आइए समझते हैं। पिछले दिनों जब कंगना रनावत ने मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से की थी, उस समय महाविकास आघाड़ी में शिवसेना की सहयोगी कांग्रेस और एनसीपी ने चुप्पी साधे रखी थी। इस असहज स्थिति में उर्मिला ने कंगना के बयान की खुलकर आलोचना की थी। उर्मिला ने कहा, पूरा देश ड्रग की समस्या से जूझ रहा है। क्या कंगना को पता है कि हिमाचल में ड्रग्स कहाँ से आते हैं? उन्हें अपने गृह राज्य में इसकी शुरुआत करनी चाहिए। उर्मिला के पलटवार करते कंगना ने उन्हें सब पॉर्न स्टार बताया, जिसकी बॉलीवुड के दूसरे सितारों और मीडिया ने आलोचना की। चर्चा थी कि खुद कांग्रेस भी उर्मिला को विधान परिषद के लिए नामित कर सकती है, लेकिन उर्मिला के कांग्रेस नेताओं से मतभेद के चलते खुद उर्मिला इसके लिए उत्सुक नहीं थी। जब सीएम उद्धव ठाकरे ने उनसे इस बाबत बात की तो वह तैयार हो गई। शिवसेना के इस प्रस्ताव पर कांग्रेस ने भी कोई एतराज़ नहीं किया। इस कदम के बचाव में शिवसेना ने कहा कि उर्मिला कांग्रेस से इस्तीफा दे चुकी हैं। स्वयं कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने भी कहा उर्मिला पिछले साल पार्टी छोड़ चुकी हैं। शिवसेना उर्मिला मातोंडकर के रूप में हिंदी और अंग्रेजी वोटरों के बीच ऐसी सशक्त महिला की छवि देखती है जो पार्टी अच्छी वक्ता होने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की बात रखने में सहज हो। सोने पर सुहागा यह है कि उर्मिला मराठी वोटरों के उतने भी करीब हैं। भविष्य में उर्मिला को पार्टी प्रवक्ता भी बनाया जा सकता है। उर्मिला के पति मोहसिन अख्तर मीर काश्मीरी मुसलमान है। इस तरह उर्मिला के रूप में शिवसेना को मुसलमान वोटरों तक पहुंचने की भी राह दिखाई दे रही है। इसी वजह से पिछले कुछ समय से शिवसेना ने कई बार बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व से खुद को अलग करने की कोशिश की है। महाराष्ट्र में कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र में उर्मिला से माफ़ी मांगे। एंटी नारकोटिक्स सेल की घाटकोपर यूनिट ने शिवाजी नगर के बैकनवाड़ी से जिस कोडीन फास्फेट सिरप दवा की 2053 बोतलें जब्त की, उसे ड्रग तस्कर नशे के तौर पर नशेड़ियों तक पहुंचा रहे हैं। यह खुलासा एएनसी की गिरफ्त में आए राहुल गायकवाड़ ने किया। इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली पीआई लता सुतार ने बताया कि यह दवा महाराष्ट्र में बैन है। इसे ड्रग तस्कर नशे के सप्लीमेंट के तौर पर बेचते हैं। पुलिस आरोपी राहुल से कोडीन तस्कर गिरोह के बारे में जानकारी जुटा रही है। गौर मतलब है कि मौसम में बदलाव होने से आजकल लोग सर्दी और खांसी से ज़्यादातर प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे मरीजें झोला छाप डॉक्टर वैकल्पिक दवा या मादक पदार्थ के तौर पर कोडीन कफ सिरप दे रहे हैं, जो जानलेवा है। बोरीवली स्थित यूनाइटेड अस्पताल के डायरेक्टर ब्रजेश पांडे बताते हैं कि कोडीन एक कफ सिरप है जिसे बिना डॉक्टर की सलाह के मरीज को नहीं दिया जाना चाहिए। यह प्रतिबंधित दवा है, इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य है। इसके बावजूद ड्रग तस्कर इसे ड्रग सप्लीमेंट के रूप में बेच रहे हैं, जो कम उम्र के लोग खासकर बच्चों के लिए प्राणघातक हो सकती है। शरीर में लीवर एक एंजाइम की मदद से कोडीन को मार्फिन में बदल देता है। इस वजह से खून में मार्फिन का स्तर तेजी से बढ़ जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन पर असर पड़ता है और लोगों की जान जा सकती है। कारपोरेट कंपनी और 5 सितारा होटलों में किराए पर वाहन लगाने का झांसा देकर दूसरे राज्यों में बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने किया। गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने वेटर बनकर मुख्य आरोपी को बेंगलुरु के होटल से गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 करोड़ रुपए मूल्य के 10 वाहन जब्त किए। आरोपियों की पहचान सत्यप्रकाश वर्मा, आशीष गंगाराम पुजारी, गिरोह का मुख्य सूत्रधार अयन्ना उर्फ राहुल उर्फ एंथोनी पाल छेतियार, मोहम्मद वसीम मोहम्मद फरीद और जावेद अब्दुल सत्तार शेख उर्फ मामा के तौर पर हुई है। पुलिस के अनुसार नवी मुंबई क्राइम ब्रांच को टिप मिली थी कि वाहनों को कारपोरेट कंपनियों में किराए पर लगाने का झांसा देकर दूसरे राज्य में बेचकर ठगी करने वाले गिरोह का एक सदस्य बोईसर में आने वाला है। सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने चाल बिछाकर आरोपी सत्य प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उससे कड़ी पूछताछ में बड़े रैकेट का खुलासा हुआ। हाल ही में मुंबई एटीएस ने विक्रोली यूनिट में बड़ी कार्रवाई करते हुए 146 किलो से ज़्यादा एमडी ड्रग जब्त किया।
जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत तकरीबन 58 करोड़ रुपए से ज़्यादा बताई गई। इस मामले में पुलिस ने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को इनके पास से 1 करोड़ 55 लाख से ज़्यादा नगद रुपए बरामद हुए थे। अब इस मामले में एटीएस ने आरोपियों के 3 गाड़ियों और 15 बैंक अकाउंट को सीज किया है। इस मामले में पुलिस ने जिन 13 लोगों को गिरफ्तार किया उनमें से एक आरोपी सांगली जिले का बताया जा रहा है और इस आरोपी का जिले में 3140 स्क्वायर मीटर का गोडाउन भी है, इसे भी कुर्क किया गया। अब पुलिस आरोपियों द्वारा अर्जित की गई काली कमाई को तलाशने में जुटी है ताकि उन्हें भी कुर्क किया जाए। मुंबई एटीएस से मिली जानकारी के अनुसार पकड़े गए 13 आरोपियों में से एक आरोपी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम गैंग का सक्रिय सदस्य भी है। पुलिस ने इस आरोपी के पास से 40 लाख रुपए के जेवरात भी जब्त किए। एटीएस आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है। इस आरोपी का नाम मोहम्मद अजीम तनवीर है। महाराष्ट्र एटीएस की टीम ने अन्य आरोपियों के नवी मुंबई इलाकों में घरों को भी सील किया है। एटीएस द्वारा किसी ड्रग्स मामले में पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कुर्की की यह पहली कार्रवाई मानी जा रही है। आपको बता दें कि फिलहाल मुंबई शहर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एंटी नारकोटिक्स सेल और एटीएस की तरफ से नशे के 100 कारोबारियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसकी वजह से ड्रग्स कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मुंबई के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति रहेगी बाधित। 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को शहर के कई इलाकों में पानी नहीं आएगा। बीएमसी के जी साउथ और जी नॉर्थ में नहीं आएगा पानी। बीएमसी के लोगों ने से कम पानी इस्तेमाल करने की अपील की है। मुंबई करों के लिए यह खबर बेहद ज़रूरी है क्योंकि आगामी 2 और 3 दिसंबर को मुंबई शहर के कुछ इलाकों में पानी नहीं आएगा। यह जानकारी बीएमसी प्रशासन की तरफ से दी गई है। मुंबई के जी साउथ और जी नॉर्थ वार्ड के अंतर्गत आने वाले इलाकों में पानी नहीं आएगा। गावड़े चौक के पास सेनापति बापट मार्ग पर एक ब्रिटिश कालीन पाइपलाइन को दुरुस्त करने का काम किया जाना है, जिसकी वजह से पानी आपूर्ति बताए गए दिनों पर बाधित रहेगी। बीएमसी के अनुसार आगामी 2 दिसंबर से पाइपलाइन दुरुस्तीकरण का काम शुरू किया जाएगा। यह काम सुबह 8 बजे से शुरू होकर 3 दिसंबर को दोपहर तक पूरा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जिन इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी उनके नाम इस प्रकार है। 2 दिसंबर को इन इलाकों में पानी नहीं आएगा। पहला जी साउथ इलाका, जिसमें डिलाइट रोड, एनएम जोशी मार्ग, बीडीबी चाल, जनता वसाहत, आदर्श नगर, एलिफिस्टन मार्ग में पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी या फिर पानी का प्रेशर कम रहेगा। दूसरा जी नॉर्थ इलाका, जिसमें एलिफिस्टन काका साहेब गाड़गिल मार्ग, सेनापति बापट मार्ग, गोखले रोड, वीर सावरकर रोड, LJ रोड, सयानी रोड, भवानी शंकर रोड, सेना भवन परिसर, मोरी रोड, एच कटारिया रोड, कपड़ा बाजार, माहिम वेस्ट, माटुंगा वेस्ट और दादर वेस्ट में पानी नहीं आएगा। 3 दिसंबर को इन इलाकों में पानी नहीं आएगा। BDD चाल, NM जोशी मार्ग, सखाराम बाल पवार रोड, महादेव पाला रोड, इन जगहों पर पानी नहीं आएगा, जबकि जी साउथ इलाके के साथ रास्ता और धोबीघाट परिसर में पानी का दबाव कम रहेगा। मुंबई के निवासियों को कोरोना वायरस संबंधी उचित व्यवहार के लिए प्रेरित करने की खातिर मुंबई महानगर पालिका ने उन लोगों को निःशुल्क मास्क वितरित करने का फैसला किया है जो सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के दिखेंगे। हालांकि दूसरी ओर नगर निकाय मास्क पहनने के नियम का पालन नहीं करने वालों से 200 रुपए का जुर्माना भी वसूलेगा। बीएमसी ने रविवार को एक व्यक्ति में बताया कि उसने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने के कारण अप्रैल से लेकर 28 नवंबर तक 4,85,000 लोगों से खिलाफ कार्रवाई की। उनसे जुर्माने के रूप में 10 करोड़ 70 लाख रुपए वसूले। बीएमसी ने कहा, जुर्माना अदा करने के बाद जब व्यक्ति बिना मास्क के आगे बढ़ जाता है तो कोविड-19 रोकथाम संबंधी प्रोटोकॉल का उद्देश्य पूरा नहीं होता, अतः उन्हें निःशुल्क मास्क दिए जाएंगे और जुर्माने के रूप में 200 रुपए वसूले जाएंगे। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक रविवार तक मुंबई में कोरोना वायरस के कुल 2,82,821 मामले सामने आ चुके हैं।